हिंदी के विज्ञान भाग में अंतिम पाठ है आलो अंधारी। यहाँ लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड में मैंने पाठ आलो अंधारी, और इस आलो अंधारी का हिंदी में अनुवाद है उजाला अंधेरा। यह बेबी हालदार ने अपनी आत्मकथा के रूप में पाठ लिखा हुआ है, यानी इसकी रचनाकार है, इसकी लेखिका है बेबी हालदार। बेबी हालदार के बारे में एक बार थोड़ा सा जानते हैं। इनका जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ था, लेकिन यह फिक्स पता नहीं है कि कौन से स्थान में हुआ था। और इनके पिताजी सेना में तैनात थे, यानी सेना की नौकरी करते थे, और बाल विवाह से यह त्रस्त थी। लगभग यह 12 से 13 वर्ष अपने पति के साथ रही, और जबकि इनका पति इनसे दुगनी उम्र का था। इनके माता पिता ने इनकी शादी इनसे दुगनी उम्र के व्यक्ति के साथ कर दी थी। 13 से या लगभग 12-13 वर्ष तक यह अपने पति के साथ रही, और पति के साथ रहते हुए उनकी 3 संतानें हुई, जिसमें से 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई। लेकिन बहुत समय तक इन्होंने अपने पति की ज्यादतियों को झेला, और उसके बाद उन्होंने अपने पति का घर छोड़ दिया। पति का घर छोड़ने के बाद यह अपने 3 बच्चों को लेकर स्थान स्थान पर घरेलू नौकरानी के रूप में काम करने लगी। कहीं इन्हें खाना बनाने का काम मिलता, कहीं झाड़ू पोछे का काम मिलता। जिस प्रकार का इनको काम मिलता, जो इनके माता पिता के घर रह के इन्हें सीखा था, वह काम करते हुए ये अपने बच्चों को पालने पोसने लगी। इनकी कहानी को आप पढ़ेंगे, ये मेरे हाथ में है। आप लोगों की वितान की किताब है मेरे हाथ में, इसमें आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। यह है आलो अंधारी, पूरा यहाँ इतना बड़ा लेसन है, और इधर बेबी हालदार का थोड़ा सा परिचय है। पाठ का मैं सारांश आपको समझाती हूँ, ताकि आप लोग इस बड़ी सी आत्मकथा का सार समझ सकें। बेबी हालदार नाम की महिला अपनी पति के जुल्मों को सहते हुए उसका घर छोड़ करके आ गई। उन्होंने घरेलू नौकरानी के रूप में कार्य किया, इतना आप जान गए हैं। इससे आगे यह है कि जब वह काम करती थी तो लोग उसको बड़ी हेय दृष्टि से देखते थे। कहते थे, जहाँ पर भी वह रहती थी वहाँ के लोग कहते, तेरा स्वामी कहाँ है, यानी तेरा पति कहाँ है, क्या तू अकेली रहती है। जब बेबी ने अपना घर छोड़ा, यानी अपने पति का घर छोड़ा, तब करीब उनकी उम्र 30 साल 35 साल के आसपास रही होगी। उनके ऊपर बच्चों को, यानी उनके ऊपर 3 बच्चों को पालने पोसने की जिम्मेदारी थी, और उनका भविष्य बनाने की भी जिम्मेदारी थी। जैसे तैसे वो अपना जीवन तो काट रही थी, लेकिन जो समाज के लोग थे उन्हें बहुत प्रकार से प्रताड़ित करते थे, अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते थे। जब वो सुबह अपने बच्चों को खिला पिलाकर काम के लिए जाती थी, और काम तो इस प्रकार का था उनका कि कभी देर रात भी हो जाती, तो जिस मकान में वो रहती, उस मकान के मालिक या उस मकान में रहने वाले अन्य लोग या किराएदार पूछते थे, इतनी देर में कहाँ से आ रही हो, कहाँ जाती हो, क्या काम करती हो, कुछ और भी करती हो। वह इस तरीके के कामों से बहुत परेशान थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी। एक दिन क्या हुआ, जिस मकान में वह रहती थी उस मकान के मालिक ने उसका सामान सहित उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। बेबी हालदार काम से लौटी तो उन्होंने देखा कि मेरे घर का तो सारा सामान ये मेरे मकान मालिक ने फेंक दिया, और साथ में बच्चे भी बाहर रो रहे थे। बेबी करती भी क्या, लाचार थी। वह रात भर वहीं पर पड़ी रही अपने सामान से, खूब रोई भी, और न जाने अपने माता पिता, अपने पति या अन्य किन किन लोगों को उन्होंने कोसा भी होगा और याद भी किया होगा कि इस परेशानी में मेरा साथ देने वाले कोई तो होते। उनके पड़ोस में ही एक व्यक्ति रहता था। उन्होंने कहा, बेबी तू परेशान मत हो, रात भर तेरे बच्चे ठंड में सिकुड़ रहे हैं, और वैसे भी तू महिला है, अकेली कैसे रहेगी, इसलिए मैं तेरे साथ में रह लेता हूँ, तेरे बच्चों को भी थोड़ा ढाढ़स बना दूंगा। और यूं ही करते हुए वह रात ऐसे ही कट गई, और अगले दिन बेबी दूसरे घर में
चली गई जैसे तैसे, वो भी हल्का फुल्का कोई घर होगा। लेकिन अगले घर में भी उसको बहुत परेशानियां थी, ठीक प्रकार से घर की व्यवस्था नहीं थी, टॉयलेट बाथरूम नहीं था, नहाने के लिए कहा जाए और शौच के लिए भी उसको बाहर जाना पड़ता था। उसको भी नहीं, कई लोगों को जो उसके जैसे और लोग थे उनको भी घर से बाहर जाना पड़ता था। आज एक ही कारण उन्होंने इन समस्याओं को झेला। लेकिन एक बार क्या हुआ, जहाँ वो काम करती थी उस काम से उनका पूरा नहीं पड़ रहा था। बच्चे सियाने होने लगे थे, उनका लत्ता कपड़ा खाना भोजन इत्यादि जरूरत जो पहले थी उसकी अपेक्षा ज़्यादा होने लगी थी। उन्होंने एक मोटर चलाने वाले अपने पड़ोसी सुनील नाम के व्यक्ति से कहा कि अगर कहीं कोई घरेलू नौकरानी या घरेलू काम करने वाले का कोई काम मिलेगा तो तुम मुझे बताना। फिर डॉक्टर 2 दिन बाद सुनील आया, उसने कहा कि बेबी दीदी तुम काम के लिए कह रही थी, इधर में पास में एक सेठ है, उनकी हवेली में संभवतः तुमको काम मिल जाएगा और तुम चलो मेरे साथ, तुम बात कर लेना। तो बेबी हालदार ने कहा नहीं ऐसा है भैया, तुम ही चले जाओ, तुम ही मेरी बात कर देना। तो सुनील नाम का लड़का कहने लगा दीदी नहीं, तुमको चलना ही पड़ेगा, क्योंकि बेबी हालदार को काम की आवश्यकता थी, इसलिए वो सुनील नाम के उस लड़के के साथ चलने को तैयार हुई। वहाँ देखा उन्होंने कि एक बड़ी सी हवेली है, बंगला है, वहाँ एक सयाने बुजुर्ग से व्यक्ति रहते हैं और वो बुजुर्ग से व्यक्ति के गेट में से एक महिला कोई संभवतः वो नौकरानी ही थी, बड़बड़ाते हुए बाहर आ रही थी। तो इससे यह पता चलता है कि उस घर के मालिक, वो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो उस महिला के काम से, घरेलू काम से प्रसन्न नहीं होंगे, इसीलिए वह घर से बड़बड़ाते हुए बाहर आ रही थी। लेकिन बेबी को जाते हुए देख और महिला और भी आग बबूला हो गई। तो बेबी इस बात को समझ गई कि वास्तव में यह नौकरानी ही होगी। उसने तुरंत उस महिला से कहा मुझे पता होता कि तुम यहाँ पहले से काम करती हो तो मैं यहाँ नहीं आती, मुझे मेरे इस मुँह बोले भाई ने बताया था कि वहाँ ज़रूरत है, तब मैं आ गई, क्योंकि वास्तव में उसको बहुत ज़रूरत थी। बेबी हालदार को काम की बहुत ज़रूरत थी, कर्मठ महिला थी, वह एक नहीं 2-2 घरों में काम करना चाहती थी ताकि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। गरीब लोगों की कोई विशेष आवश्यकताएं भी नहीं होती, लेकिन रोटी कपड़ा मकान सभी को चाहिए। ऐसे ही वह घर के अंदर गई और वहाँ जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उनसे उनका परिचय हुआ, बेबी का परिचय हुआ और उन बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि तुम ऐसा है काम करने के लिए आज ही से चालू हो जाओ, हमारे घर में काम कर दो, ताज़ा ताज़ा खाना बना के हमको दे देना, और मेरे 2 बेटे हैं, मैं घर में अकेला हूँ, थोड़ा घर की साफ सफाई कर देना, और क्योंकि हमारे खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है, ताज़ा खाना बना हुआ मिल जाएगा तो अच्छा होगा। तो ठीक, बेबी हालदार को लगा ये तो बहुत अच्छी बात है। अब वो वहाँ उनका खाना पीना बना दिया करती, दिन सुबह जाती उनका खाना पीना बनाती, घर का सारा काम करती और उसके बाद शाम को वह रात का खाना बना हुआ छोड़ करके अपने घर आ जाती। इस प्रकार का क्रम चला हुआ था। जो घर के बुजुर्ग व्यक्ति थे उन्होंने एक बार उसको अपने पास बुला के कहा कि तुम काम भी बहुत अच्छा करती हो, तुम्हारा स्वभाव भी बहुत अच्छा है, मेरे 2 बेटे हैं, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे वो मेरे बेटे हैं, तीसरी तुम मेरी बेटी होगी। सब अब जो बेबी हालदार थी वो उनको ताकुस करके बुलाने लगी। बंगला भाषा में, यहाँ पर मूल कथा है तो मूल आत्मकथा बंगला भाषा में, उसका हिंदी में अनुवाद किया हुआ है। तातुस माने पिता। इस प्रकार से एक बार तातुस ने बेबी से कहा कि बेबी तुम कितनी दूर रहती हो, कहाँ रहती हो, अपने बारे में एक प्रकार से बताओ। तो बेबी ने कहा मैं यहाँ इधर रहती हूँ, अपना जहाँ उसका पता ठिकाना था वो बेबी ने बताया। और उसके बाद तातुस ने उनसे कहा तुम ऐसा करना, दिन का खाना ठीक है तुम बनाती हो, गरम गरम हम लोग खाते हैं, और साथ में तुम जब रात का खाना शाम को बनाती हो तो बड़ा ठंडा हो जाता है, तुम ऐसा करो अपने बच्चों को लेके इधर ही आ जाओ, हमारे ऊपर की मंजिल में एक कमरा खाली हुआ, वहाँ तुम एडजस्ट हो जाओ और रात में ही तुम हमारे लिए गरम गरम खाना बना दिया करना। तुम जब मेरी बेटी जैसी हो तो तुम्हारे बच्चे भी तो मेरे कुछ हुए, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चों को मैं यहाँ पढ़ाने की कहीं सरकारी स्कूल में व्यवस्था करवा दूंगा। उस व्यक्ति ने
जिनको बेबी तापूस कहती थी, इतना कहा तो बेबी हालदार को बहुत साहस हुआ, उनको बहुत ढाढ़स भी बढ़ा कि एक थर्ड पर्सन, एक कोई और व्यक्ति उनको इतना बड़ा साहस दे रहा है, उनकी इतनी मदद कर रहा है। तो उसने तुरंत ही वह मकान खाली किया और तापूस के पास आकर के रहने लगी। तापूस के 2 बच्चे थे, तो क्योंकि तापूस की जो पत्नी थी वो नहीं थी, किताब में जिक्र नहीं है तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि उनकी पत्नी नहीं थी, मर गई थी, या कुछ भी नहीं कह सकते उनके बारे में। उस पात्र का जिक्र भी नहीं है, तापूस नाम के पात्र का जिक्र है, थोड़ा सा तापूस के 2 बच्चों का जिक्र आया है और छोटे मोटे और पात्रों का आत्मकथा में जिक्र लेखिका ने किया है। एक बार तापूस के बेटे थे, उनको बेबी अर्जुनदा करके बुलाती थी। वो खाना खाने डाइनिंग टेबल पर आए और फटाफट खाना रखने लगे, तो उन्होंने खाना उल्टी प्लेट में न रख करके उल्टी प्लेट में रख दिया खाना, और बेबी बहुत जोर जोर से हंसने लगी। और बेबी ने तापूस को बुलाया, तापूस आओ देखो अर्जुनदा ने क्या किया। फिर तापूस आए, उन्होंने देखा, अरे क्या किया, कुछ भी तो नहीं किया। फिर बेबी ने, लेखिका ने उनको बताया कि देखो अर्जुनदा ने उल्टी प्लेट में खाना डाल दिया, उल्टी प्लेट में ना डाल दिया, उल्टी प्लेट में खाना डाल दिया, और वो बहुत जोर जोर से हंसने लगी। जब लेखिका ने यह बात बताई कि तापूस के बेटे ने उल्टी प्लेट में खाना ले लिया, तो फिर सब हंस गए, यानी माहौल पूरा हंसी का आ गया। कहने का आशय है वहाँ सब जेम्स थे, तो घर में अस्त व्यस्तता थी, उनके दिन बहुत अच्छे चल रहे थे। अब बेबी का जो बड़ा लड़का था वो भी कहीं किसी सेठ के घर में माली के काम में लग गया, ऐसा किताब में बेबी ने खुद ही लिखा है। लेकिन उससे बातचीत नहीं हो पाती थी। जब बहुत लंबे समय तक बातचीत नहीं हो पाती थी, तो लेखिका को अपने बड़े बेटे का दुख भी होता था, उसकी माया भी होती थी। माया मतलब प्रेम, वात्सल्य, माँ का बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है वह भी उमड़ता रहता था। लेखिका से तापूस पूछते कि तुम्हारा बड़ा लड़का कहाँ है, क्या कर रहा है, तुम कभी मिली हो नहीं मिली हो। तो अपने बड़े लड़के के बारे में वो तापूस को बताती है कि एक माली का काम करता है किसी सेठ के घर में, लेकिन मुझे कुछ अता पता नहीं है ज़्यादा। फिर तापूस ने एक बार बेबी हालदार है उसके बड़े लड़के की खोजबीन की और पता लगाया कि वह किस सेठ के घर में काम करता है। एक बार उन्होंने फोन लगाया और फोन से उधर उसका बेटा बात कर रहा था, बेबी हालदार का, और बेबी से कहा आओ बेबी देखो तुम लोग बात करो। तो बात की तो पहचान नहीं पाई एकदम से। फिर लड़के ने कहा कि माँ मैं हूँ, मैं तुम्हारा लड़का बोल रहा हूँ। तो तब बेबी हालदार को बहुत आश्चर्य हुआ कि इस व्यक्ति ने, इस बुजुर्ग व्यक्ति ने, जिसको वो तापूस यानी पिता कहती थी, कितनी मदद की उसको। नहीं तो यानी तापूस को उसके बेटे से क्या लेना देना था, उसको अपना काम करवाना चाहिए, तनख्वाह देनी चाहिए और उसको विदा कर देना चाहिए था। लेकिन वह इन सब बातों से बहुत ऊपर उठ चुके थे तापूस। अब इस प्रकार से बेबी हालदार को अपने बड़े बेटे के बारे में पूरी जानकारी मिली। तापूस ने कहा मुझे यहाँ का वातावरण ठीक नहीं लगता, अब मैं तुम्हारे बेटे को दूसरी जगह पर काम पे लगा दूंगा, क्योंकि बेबी को तो कोई सहारा नहीं था। तापूस ने इतना कहा, बेबी को बहुत अच्छा लगा। उसने कहा तापूस जैसा करेंगे वैसा सीख। एक बार घर की सफाई करते समय बेबी ने देखा कि कमरे के रैक में चारों ओर सुंदर सुंदर किताबें लगी हुई हैं। तो साफ सफाई करते हुए जब तापूस ने देखा, अरे बेबी तो किताब के पन्नों को उलट पुलट रही है। जैसे ही तापूस को देखा उसने, अरे मैं पन्ने पलट रही हूँ, तापूस देख रहे और तुरंत ही वह किताबें ज्यों की त्यों संभालने लगी। तापूस ने कहा बेबी तुम इन किताबों को देख रही हो, पढ़ रही हो, तुम पढ़ना लिखना जानती हो? उसने कहा नहीं, कहाँ, मैं तो 6th-7th तक पढ़ी लिखी हुई हूँ, मेरा तो बाल विवाह हो गया था और मैं कुछ भी नहीं कर पाई तापूस अपनी ज़िंदगी में, मुझे ठीक प्रकार से लिखना पढ़ना आता नहीं। उसने अपनी वास्तविक स्थिति तापूस को समझाया। तापूस ने कहा अगर तुमको पढ़ना लिखना नहीं आता तो क्या देख रही हो? तो तापूस की इस बात पर लेखिका बेबी हालदार कहने लग गई, नहीं इसमें मैं थोड़ा बहुत तो पढ़ लिख लेती हूँ, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, काजी नजरुल, ऐसे जो बंगला साहित्यकार थे उनके नाम जानने लगे, बताने लगे तापूस का। उसके अंदर तुम्हें तो बहुत अच्छा ज्ञान है, तुम ऐसा करो, कलकत्ता में मेरे कुछ साहित्यकार मित्र रहते हैं, उनके यहाँ से पत्र
रचनाएं भी छपती हैं और रचनाएं लिखते भी हैं और उन रचनाओं के माध्यम से वो समाज को प्रेरणा भी देते हैं। अब तुम ऐसा करो, बचपन से जब से तुम्हें याद है तब से लेकर आज तक तुम्हारे साथ जो भी घटित हुआ है वह तुम अपनी भाषा शैली में लिखो और तुम्हें जैसा भी याद है, जैसा आता है। मैं तुमसे ये नहीं कहता हूँ कि क्रमबद्ध लिखो, साहित्यिक दृष्टि से सुंदर बनाओ। बहुत देर तक तो वह हतोत्साहित सी रही कि मैं क्या कर पाऊंगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन तातुस के बार बार कहने पर लेखिका बेबी हालदार ने आलो अंधारी नाम की यह रचना लिखनी शुरू कर दी, क्योंकि तातुस ने कहा था कलकत्ता में उनके बहुत सारे साहित्यकार मित्र हैं। उन मित्रों को पत्र लिखकर तातुस ने बताया कि मेरे यहाँ बेबी नाम की एक महिला है, थोड़ा घरेलू मेरा काम भी कर लेती है और रचनाएं भी लिखती है, ऐसा है, मैं इसके द्वारा लिखी गई रचनाओं को आपके पास भेजूंगा, आप उनको परिष्कृत करके एक पूर्ण रचना के रूप में एकत्रित करके अखबार में या पत्रिका में प्रकाशित करवा देंगे। तातुस ने बात की हुई थी अपने साहित्यकार साथियों से, क्योंकि बेबी हालदार की तो इतनी हैसियत थी नहीं। पूरी कहानी से यानी जो उन्होंने आत्मकथा लिखी है उसको सुनकर के आप समझ रहे होंगे कि वास्तव में उनकी यह हैसियत नहीं थी। तातुस नाम का वह व्यक्ति था जिसने उसे ऊंचे शिखर पर पहुंचाया। थोड़ा सा उसने हिम्मत बटोरी, यानी बेबी हालदार ने हिम्मत बटोरी और बंगला की साहित्यकारों में अपना स्थान बना लिया। तातुस के इस प्रोत्साहन से उसने धीरे धीरे लिखना शुरू किया और बीच में उसके जीवन की सभी घटनाओं को उन्होंने अपनी इसी रचना में लिखा हुआ है। एक बार उनकी जब माताजी की मृत्यु हो जाती है, उनके पिताजी उनसे मिलने आते हैं और अपनी लड़की के उस जीवन को देख करके प्रसन्न होते हैं, तातुस से मिलते हैं, कहते हैं कि मेरी बेटी आपके पास रह रही है तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसको ठीक प्रकार से बेटी मानकर रखते होंगे। इसी बीच जेबुनिसा नाम की एक कलकत्ता की जो बंगला भाषी एक महिला थी, उनके साथ उस महिला के साथ बेबी की मित्रता हो जाती है, क्योंकि तातुस ने कहा था तुम दिन भर घर में क्या करोगी, अपना काम निपटने के बाद तुम थोड़ा पार्क में घूम आया करो। और वहाँ वो जेबुनिसा नाम की जो दूसरी महिला आती थी जो बंगला भाषा बोलने वाली ही थी, वह कुछ दिन दोस्ती उनमें हुई, बातचीत करते रहे, 4-5 दिन बाद नहीं आई, लेकिन पता नहीं चला कि वह कहाँ गई। और उसके बारे में लेखिका बहुत जानना चाह रही थी कि मैं तो रोज आती हूँ लेकिन अब वो नहीं आ रही है, क्या हुआ होगा, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला कि वह कहाँ गई होगी। वह भी संभवतः एक नौकर होगी, नौकरानी होगी और उसका काम पूरा हो गया होगा, संभवतः वह नौकरी से निकल चुकी होगी। लेकिन जब वो पार्क में जाती तो तभी भी लोग फप्तियाँ कसते बेबी पर। फप्तियों का मतलब आप समझते हैं कि किसी भी प्रकार की फप्तियाँ हो सकती हैं। हमारा समाज ही है जो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा किस रूप में स्वीकार करता है। धीरे धीरे प्रयास करने के बाद लेखिका ने अपनी यह रचना पूरी कर दी। एक बार वह अपने काम में यूं ही लगी थी, सुबह सुबह उसने देखा कि एक सरकारी लिफाफा कुछ आया है, बड़ा सा लिफाफा आया है, उसमें बेबी हालदार का नाम पता लिखा हुआ है। बेबी की बेटी, अपनी छोटी बेटी थी, 2 बड़े बेटे थे। बेबी की बेटी उसको लेकर के आई, उसने कहा माँ ये लिफाफे में तुम्हारा नाम है, बेबी हालदार लिखा हुआ है, ये क्या है? और उसकी मजाक बनाने लगी, कैसे तुम्हारे नाम का कोई लिफाफा आ सकता है? तो उसने कहा हाँ तुम तो ठीक ही कह रही, मेरे नाम का कोई लिफाफा नहीं आ सकता, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। लेकिन उनकी बेटी ने कहा, लेखिका की बेटी ने कहा एक बार खोलो तो। लेकिन जैसे ही लेखिका ने खोला उनको बहुत आश्चर्य हुआ। उनके इसके लिफाफे के अंदर उनकी यह कृति रखी हुई थी, आलो अंधारे उजाला अंधेरा, जो आत्मकथा उन्होंने लिखी। लिफाफे से खोल करके जब देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वो दौड़ करके तातुस के पास गई, उनके पैर छुए, उनके आंखों में से बहुत आंसू आए और बहुत सारे संघर्षों को सहने के बाद उस महिला की यह रचना इतनी फेमस हुई कि हिंदी में अनुदित करके हमारे इंटर के सिलेबस में
यह रचना लिखी गई। इस रचना के माध्यम से नौकरों पर होने वाले अत्याचार, बाल विवाह, महिलाओं की